यस बेटा, गुड इवनिंग। हो बेटा, आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे ड्यूरिंग द पेंडेमिक सिचुएशन बहुत जी जान लगा करके आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, अपना 100% आप देने की कोशिश कर रहे होंगे। और हमारे पास जो टॉपिक था सरफेस केमिस्ट्री हमारा लेसन था और उसी के ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा है। और उसमें मैंने आपको जो कोलोइडल स्टेट था, जो कोलोइडल सॉल्यूशंस थे, उसके ऊपर डिस्कशन किया था, उसके ऊपर वर्क किया था या उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। पिछला वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था दैट वाज कि कैसे करके कोलोइडल सॉल्यूशन को हम प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफिकेशन के 3 मेथड्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे। अगर आपको याद होगा, द फर्स्ट वाज डायलिसिस, सेकंड वन दिस वन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड द थर्ड वन विच वन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। ये 3 मेथड मैंने आपको दिए थे और इनकी हेल्प से हमने जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनको हमने सेपरेट किया था। वहां से हमने कोलोइडल सॉल्यूशन को हमने प्यूरिफाई किया था। आफ्टर प्यूरिफिकेशन वी हैव और नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द अनदर कंसेप्ट एंड विच वन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स। अब जो टॉपिक हमारे पास आया उसे हम लिखेंगे दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज हमारे पास है बेटा। इनको वन बाय वन हम डिफाइन करेंगे और सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी आती है उसे हम नाम देते हैं दिस वन इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। पहली जो प्रॉपर्टी बनी उसका नाम आया मैकेनिकल प्रॉपर्टी। और मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म आया उसे मैं बोलता हूं, उसका नाम है ब्राउनियन मूवमेंट। कौन सा टॉपिक है बेटा? ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जाना गया। अच्छा, ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? ब्राउनियन मूवमेंट जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उनके अंदर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, उस मैकेनिकल प्रॉपर्टी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बना उसे नाम दिया हमने ब्राउनियन मूवमेंट। एक्चुअली जो ब्राउनियन यहां पे जो नेमिंग आ रही है वो एक जो साइंटिस्ट थे, जो डिस्कवरर थे, उनके नाम पे एक क्रेडिट गया। एक ब्रिटिश बोटेनिस्ट थे, उनके नाम पे एक क्रेडिट गया। और जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, उनके अंदर जो मोशन होता है, उसको बेस मान करके क्या नाम दिया गया? ब्राउनियन मूवमेंट। इस ब्राउनियन मूवमेंट में जो ब्रिटिश बोटेनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, 1827 में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? व्हाट ही ऑब्जर्व, उन्होंने क्या देखा कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जब उन पोलन ग्रेन्स को वाटर में सस्पेंड किया जाता है, सो वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दे डोंट रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट की पोजीशन में नहीं रहते हैं, रेदर देन हैविंग टेंडेंसी टू मूव कंटिन्यूअसली एंड रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन। और वही जो कंसेप्ट था बाद में देखा गया कि जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो भी रेगुलरली क्या करते रहते हैं? रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में या जिगजैग मोशन में उनके अंदर भी मूवमेंट होता है। और वो जो मूवमेंट कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर पाया गया बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, दिस वन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। यही किसके नाम से जाना गया? ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जाना गया। ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है इसका अगर मैं कॉज की अगर बात करूं तो ब्राउनियन मूवमेंट का जो कॉज बनता है उसमें क्या होता है कि जो डिस्पर्शन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके द्वारा अनइक्वल और अनबैलेंस्ड जो स्ट्राइक होती है डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के ऊपर, उसके कारण जो जिगजैग मोशन बनता है वही किसका कॉज बनता है? ब्राउनियन मूवमेंट का कॉज बनता है। सो लेट अस मूव। जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं उसके ऊपर वो सारा मैं यहां पे लिखता हूं वन बाय वन और उसके बाद कंसेप्ट को आगे प्रोसीड करते हैं। सो लेट अस मूव कि ब्राउनियन मूवमेंट क्या है। यहां लिखेंगे बेटा this motion
was first observed by British botanist Robert Brown in 1827. He discovered that the pollen grains suspended in water don't remain at rest but move continuously and randomly in different directions. बाद में क्या देखा गया? Later on it was observed that the colloidal particles also are moving at random in zigzag motion and the phenomena is called Brownian movement. After the name of discoverer रॉबर्ट ब्राउन. ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोला गया. ये कंसेप्ट था हमारे पास कि ब्राउनियन मूवमेंट क्या है. दिस मोशन वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ब्रिटिश बोटेनिस्ट. जो ब्रिटिश बोटेनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन 1827 में इन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले आइडिया दिया. एंड ही डिस्कवर्ड दैट द पोलन ग्रेन्स सस्पेंडेड इन वाटर. अगर पोलन ग्रेन्स को हम वाटर में सस्पेंड करते हैं तो वो जो पोलन ग्रेन्स जिनको आपने वाटर में सस्पेंड किया इसलिए लिखा कि डोंट रिमेन एट रेस्ट. वो रेस्ट की पोजीशन में नहीं रहते हैं. किसकी बात की जा रही है? जो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो रेस्ट की पोजीशन में नहीं रहते हैं. रेदर देन बट मूव कॉन्टिन्यूअसली. ये मूव करते रहते हैं कॉन्टिन्यूअसली रैंडमली बिना किसी ऑर्डर के. कहां पे? डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करते रहते हैं? ये मूव करते रहते हैं. और बाद में देखा गया लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट कि बाद में क्या देखा गया कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ऑल्सो आर मूविंग एट रैंडम इन जिगजैग मोशन. जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो भी जिगजैग मोशन में, वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में, जिसे बोलेंगे कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, जिगजैग मोशन में वो भी क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं. कौन मूव करते हैं? कोलोइडल पार्टिकल्स. द फिनोमिना इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट. ये फिनोमिना किसके नाम से जाने गई? ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जाने गई. कब जाने गई? एक जो क्रेडिट था वो क्रेडिट किनको गया? जो इसके डिस्कवरर थे. और वो कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इस कंसेप्ट को डिफाइन किया और ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन यहां पे ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन था इसकी जो ये प्रॉपर्टी बनी जहां पे कोलोइडल पार्टिकल्स रेस्ट की पोजीशन में नहीं रहता है, रेगुलरली मूव करता रहता है, उसे क्या नाम दिया गया? ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से ये जाना गया. ठीक है बेटा. नाउ अगला कंसेप्ट यहां पे आता है कि व्हाट इज द
कॉज ऑफ द ब्राउनियन मूवमेंट, जो ब्राउनियन मूवमेंट है उसका कॉज क्या बनता है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द कॉज ऑफ द ब्राउनियन मूवमेंट। तो यहां लिखेंगे बेटा cause of ब्राउनियन मूवमेंट, और जो कॉज बनता है बेटा उसे लिखेंगे अनइक्वल और अनबैलेंस्ड bombardment by dispersion medium to the particles of dispersion phase। ठीक है बेटा, या आगे लिख देंगे which causes zigzag motion। ध्यान से सुनेंगे बेटा, व्हाट इज द कॉज ऑफ द ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का कॉज क्या था। दिस वन अनइक्वल और अनबैलेंस्ड बॉम्बार्डमेंट बाय डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं, इन डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के ऊपर अनइक्वल बॉम्बार्डमेंट होता है। उस अनइक्वल बॉम्बार्डमेंट के कारण एक मोशन तैयार होता है, जिस मोशन को क्या नाम दिया जाता है, जिगजैग मोशन। मतलब कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, जहां पे पार्टिकल का कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। मतलब एक मॉलिक्यूल के ऊपर अगर मान लो डिस्पर्शन मीडियम है, और डिस्पर्शन मीडियम का जो मॉलिक्यूल है डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के ऊपर अगर स्ट्राइक कर रहा है, तो डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल होगा वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। दूसरी डायरेक्शन में जो डिस्पर्शन मीडियम का मॉलिक्यूल होगा वो स्ट्राइक करेगा, और अब क्या होगा कि वो जो पार्टिकल था उस पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होगी। लेकिन कभी भी ये जो बॉम्बार्डमेंट है ये इक्वल नहीं होगी, ये अपने आप में कैसी होती है, अनइक्वल होती है, अनबैलेंस्ड होती है। दैट्स वाई यहां जो मोशन बनता है वो कैसा बनता है, जिगजैग मोशन बनता है। जो अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो अगर मान लो इसके कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है बेटा, तो हम इसे ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे बना दिया, ये बना दिया, कैसे भी डायरेक्शन आपने ड्रॉ कर दिया, ये बना दिया। मतलब यहां से स्टार्ट किया आपने, ये यहां से इधर आया, यहां से इधर गया, ये इधर चला गया, यहां से यहां, ऐसे करके आप इसे ड्रॉ कर रहे हैं। ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया। चाहो तो इससे आप यहां से आगे ले जाओ। तो दिस वन इज कॉल्ड, इस मोशन को नाम दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड जिगजैग मोशन। और किसके द्वारा होता है, बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर ये जिगजैग मोशन होता है, और उस जिगजैग मोशन के कारण ही ये क्या दिखाते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या दिखाते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट को शो करते हैं। सो दिस वन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। व्हाट आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स। इस ब्राउनियन मूवमेंट को अफेक्ट करने वाले ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अब हम चलते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर वर्क करेंगे। तो हेडिंग बनेगी हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्राउनियन मूवमेंट। यहां बेटा हमारे पास आगे 9 फैक्टर्स। फैक्टर्स में सबसे पहला आएगा दिस वन, साइज ऑफ पार्टिकल्स। ऐसा लिखेंगे, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं उनका साइज। तो यहां लिखेंगे जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है वो इनवर्सली होता है, और वो लिखेंगे साइज ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। थोड़ा समझें आप इसे क्या बोला गया है। दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मतलब अगर मैं लिखूंगा स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा
तो उसके अंदर मैक्सिमम ब्राउनियन मूवमेंट होगा। ये ध्यान रखना, दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि भाई जो हमारे पास पार्टिकल हैं वो पार्टिकल छोटे साइज के होने चाहिए। अगर पार्टिकल अपने आप में स्मॉल साइज का है, ठीक है, स्मॉलर द साइज ऑफ द पार्टिकल, अगर वो स्मॉल साइज का है तो ब्राउनियन मूवमेंट उसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं, अगर मान लो सस्पेंशन की अगर बात करें तो सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज जो होता है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। दैट्स व्हाई जो सस्पेंशन होता है या सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे डोंट हैव टेंडेंसी टू शो द ब्राउनियन मूवमेंट ड्यू टू बिगर साइज ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का रेंज यहाँ पे 1000 नैनोमीटर से ऊपर हो गया, इसलिए जो सस्पेंशन होता है वो कभी भी ब्राउनियन मूवमेंट को शो नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना छोटा साइज होगा, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उस ट्रू सॉल्यूशन के अंदर हम इसे डिफाइन नहीं करते हैं। पार्टिकल का रेंज 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में जब बनेगा देन दे हैव टेंडेंसी टू शो द फिनोमेना ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। नाउ द सेकंड वन, अगर सेकंड कंसेप्ट में यहां पे लिखूं तो इसे मैं लिखूंगा दिस वन इज कॉल्ड विस्कोसिटी एंड अगेन विस्कोसिटी। अगर मैं ब्राउनियन मूवमेंट की अगर बात करूं तो इनवर्सली क्या बनता है, विस्कोसिटी के बनता है। मतलब अगर विस्कोसिटी अगर कम है, अगर विस्कोसिटी या यहां लिखूंगा मैं लेसर द विस्कोसिटी मैक्सिमम वुड बी द ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। किस कंडीशन में जाकर के मैक्सिमम होगा, अगर विस्कोसिटी क्या है, कम है। अगर विस्कोसिटी कम है ब्राउनियन मूवमेंट ज्यादा, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो ब्राउनियन मूवमेंट कम। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ब्राउनियन मूवमेंट ज्यादा कहां पे होगा, अगर पार्टिकल का साइज छोटा है और विस्कोसिटी कम है तो ब्राउनियन मूवमेंट को शो करने की टेंडेंसी, जो वो जिगजैग मोशन है, जो रेगुलरली डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने की जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। या यहां अगला पॉइंट जो बनेगा, अगर मान लो टेम्परेचर की अगर बात करें तो हम लिखेंगे यहां पे थर्ड में लिख दूंगा दिस वन टेम्परेचर। जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है वो डायरेक्टली किसके होता है, टेम्परेचर के होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हुए जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो ब्राउनियन मूवमेंट बढ़ेगा। और चौथे वाला जो पार्ट बनता है उसमें हम लिखेंगे ब्राउनियन मूवमेंट doesn't depend upon the time, ठीक है, या दैट इज करके लिखूंगा इट remains for months or even for year. It remains same लिखेंगे, it remains same for months or even for year. ध्यान देंगे कि जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होता है। अगर ये टाइम के साथ में चेंज नहीं होता है तो चाहे कितने महीनों की बात करें, चाहे ईयर की बात करें, कितने भी ईयर्स की अगर बात करें, तब भी जो ब्राउनियन मूवमेंट होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये था बेटा हमारे पास जो ब्राउनियन मूवमेंट है उसके फैक्टर्स क्या हैं। अब इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ इसकी एप्लीकेशंस आती हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसे बोलूंगा। तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बने हैं, सबसे पहला पॉइंट बनता है इट हेल्प्स इन द कंफर्मेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर, और इट हेल्प्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे लिख देता हूं, यहां लिखूंगा फर्स्ट वन, इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन, लिख देंगे इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर Na, सभी बच्चों को पता है एवोगैड्रो नंबर Na। नाउ द सेकंड वन यहां लिखेंगे इट हेल्प्स इन द कंफर्मेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की कंफर्मेशन में। नाउ द थर्ड वन
it helps in the stability of colloidal solution, because that is करके मैं लिखूंगा कि the dispersed phase particles are regularly moving in different direction, that is zigzag motion. Either we can say do not settle down to maintain the stability. ठीक है बेटा, क्या बोला गया कि हमारे पास जो ब्राउनियन मूवमेंट है, ब्राउनियन मूवमेंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बना? तो पहला पॉइंट क्या बना? इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर। इसकी हेल्प से, ब्राउनियन मूवमेंट की हेल्प से एवोगैड्रो नंबर को हम डिटरमिन करते हैं, या काइनेटिक एनर्जी को कंफर्म करने के लिए ब्राउनियन मूवमेंट का यूज होता है, या इसकी हेल्प से हम स्टेबिलिटी ऑफ जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसको हम क्या करते हैं? डिफाइन कर सकते हैं कि जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल कैसे करके होते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स से सेटल डाउन नहीं होते हैं, वो रेगुलरली उनके अंदर एक मूवमेंट होता है, उनके अंदर एक मोशन बना रहता है जिगजैग डायरेक्शन के अंदर। तो ये था बेटा हमारे पास कंप्लीट टॉपिक बना, दिस वन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है बेटा, हो बेटा आपको जो ब्राउनियन मूवमेंट है बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। लेट अस मूव द सेकंड प्रॉपर्टीज आफ्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, लेट अस मूव टुवर्ड्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में क्या है बेटा? इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसे बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। सो नाउ सेकंड वन, और यहां लिखेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, और इसके अंदर जो टॉपिक आया उसे लिखा बेटा हमने टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा, टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट, टिंडल एक साइंटिस्ट थे। वैसे मैं आपको एक कंसेप्ट और बता दूं कि जो टिंडल इफेक्ट है या ये जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में पहले जो फैराडे एक साइंटिस्ट हुए उन्होंने आइडिया दिया था, लेकिन इसकी डिटेल में इसकी जो स्टडी की है वो टिंडल एक साइंटिस्ट हुई, एंड 1869 में टिंडल ने इस कंसेप्ट को डिफाइन करवाया। तो उन्होंने क्या किया कि एक डार्क रूम लिया, उस डार्क रूम के अंदर लाइट बीम को पास करवाया, और उस डार्क रूम में लाइट बीम को जब पास करवाया और वहां पे एक कोलोइडल सॉल्यूशन को रखा गया, तो देखा गया कि जब लाइट बीम को हम कोलोइडल सॉल्यूशन से पास करवा रहे थे डार्क रूम के अंदर, तो वो जो लाइट बीम थी वहां पे उस बीम का जो पाथ था उसके अंदर विजिबिलिटी वो दिखाई देने में बैठ गया, या उसके अंदर वो इल्यूमिनेशन था वो दिखने लग गया। द फिनोमिना इज कॉल्ड कि जब भाई एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को हम पास करवाते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन से, और जब वो बीम है उस बीम का पाथ जब आपको विजिबल होने लगता है, इल्यूमिनेट होने लगता है, तो उस फिनोमिना को नाम दिया जाता है टिंडल इफेक्ट। और ये जो टिंडल इफेक्ट है इसका कॉज क्या होता है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलरली क्या करते हैं कि जो लाइट होती है उस लाइट के अंदर स्कैटरिंग करते हैं। हम बोलेंगे कि द कॉज ऑफ द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू कोलोइडल पार्टिकल्स। दिस वन इज कॉल्ड, एंड दिस इज द कॉज ऑफ द टिंडल इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो अब इसको मैं यहां लिखता हूं कि टिंडल इफेक्ट के बारे में क्या है। तो यहां लिखेंगे टिंडल इन 1869 observed that
when a strong beam of light is passed through the colloidal solution which is placed in a dark place or in a dark room, so that the path of beam of light becomes visible or illuminate, and the illuminated path of light beam is called Tyndall cone, and the phenomena is called Tyndall इफेक्ट। ध्यान से सुनो बेटा, क्या कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि भाई 1869 में टिंडल जो थे, वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन, कि कोलोइडल सॉल्यूशन से एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ जो लाइट है उसको पास करवाते हैं, लेकिन ये कोलोइडल सॉल्यूशन कहां रखा गया है, विच इज प्लेस्ड इन अ डार्क प्लेस और डार्क रूम, सो दैट द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। जो लाइट बीम है उसका पाथ क्या हो जाता है, उसका पाथ विजिबल हो जाता है। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, इल्यूमिनेट, वो दिखने लग जाता है। एंड द इल्यूमिनेटेड पाथ, जो पाथ दिख रहा है उसे नाम दिया गया, दिस वन इज कॉल्ड टिंडल कोन के नाम से जाना गया। एंड द ओवरऑल फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, जो ओवरऑल फिनोमेना बनी उसे क्या नाम दिया गया, टिंडल इफेक्ट के नाम से वो जाना गया। ठीक है बेटा, आशा करता हूं कि आपको टिंडल इफेक्ट आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। अब इसका जो कॉज बना उस कॉज को यहां पे मैं डिफाइन करूंगा, यहां लिखूंगा, जैसे कि मैंने कॉज आपको बताया था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, दिस इज द कॉज ऑफ द टिंडल इफेक्ट। तो हम लिखेंगे कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट। नाउ another one, this is cause of Tyndall effect। Tyndall effect का cause क्या है, और यहां लिखेंगे the scattering of light by colloidal particles is the cause of Tyndall effect। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे कि जो लाइट है उस लाइट के अंदर स्कैटरिंग हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स के द्वारा जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर स्कैटरिंग हो रही है, वही क्या बनता है, टिंडल इफेक्ट का कॉज बनता है। ठीक है बेटा, तो यहां से अगर मान लो हम टिंडल इफेक्ट को डिफाइन करें तो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, मे बी डिफाइंड एज, मे बी डिफाइंड एज द phenomena of scattering of light by
colloidal particles by which the beam of light becomes visible or illuminate is called टिंडल इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे टिंडल इफेक्ट को अब हमने थोड़ा और ज्यादा चेंज करके मॉडिफाई करके थोड़ा बोल दिया कि द फिनोमिना, ठीक है, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स बाय विच द बीम ऑफ लाइट, द पाथ, पाथ लिखना जरूरी है, द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, जो लाइट बीम है उसका जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है या इल्यूमिनेट हो जाता है। द ओवरऑल फिनोमिना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है बेटा, जो लाइट बीम है उसका पाथ जो है वो विजिबल हो रहा है, और लाइट बीम का पाथ का विजिबल होना ही किसके नाम से जाना जाता है? टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, होप सो गुड, डायग्राम से आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स डायग्राम। इसके डायग्राम में ऐसा करेंगे कि सबसे पहले आप सोर्स ऑफ लाइट को लेंगे, एक लेंस को लेंगे। क्या किया हमने, यहां ऐसा करो, सोर्स ऑफ लाइट को लेते हैं, ऑर्डिनरी लाइट जिसे बोलते हैं, और इस ऑर्डिनरी लाइट को हम ऐसा करते हैं कि एक लेंस से पार करवाते हैं। जैसे यहां से लाइट जाएगी, यहां आगे एक कंटेनर रखो जिसमें ट्रू सॉल्यूशन को लेते हैं, एक दूसरा कंटेनर लिया जिसमें हमने कोलोइडल सॉल्यूशन को लिया, और जब ये लाइट यहां से आगे पास होती है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसे ऐसे बना देंगे। यहां देखेंगे दिस वन इज ट्रू सॉल्यूशन, और यहां लिखेंगे बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन। यहां लिखेंगे द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट नॉट विजिबल, और यहां हम लिखेंगे दिस वन द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट becomes visible, becomes visible किसके द्वारा? जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन हैविंग टेंडेंसी टू शो द फिनोमिना ऑफ टिंडल इफेक्ट ड्यू टू पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में बन रही है, जबकि पार्टिकल की रेंज यहाँ पे छोटी है, कम है, इसलिए जो ट्रू सॉल्यूशन होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, दैट्स व्हाई ट्रू सॉल्यूशन डजंट शो द दिस फिनोमिना टिंडल इफेक्ट। ठीक है बेटा, या तो हमने इसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये लेंस है बेटा, यहां लिखेंगे सोर्स ऑफ लाइट लिख देंगे बेटा, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये लेंस है, ठीक है बेटा, और ये ऐसा बना, जो पाथ है बीम का या लाइट बीम का, ट्रू सॉल्यूशन उसे क्या नहीं करता, शो नहीं करता है, जबकि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है, इसे शो कर रहा है। एक डायग्राम और बनता है, उसमें मैं आपको टिंडल कोन को दिखाने की कोशिश करूंगा बेटा। टिंडल कोन को कैसे बनाते हैं, यह हम सोर्स को लेते हैं, यहां लेंस को ले लिया, ये ऐसे बना दिया, these are scattered light,
इसे मैं नाम दूंगा, यहां ये जो पाथ है, द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, इसलिए इसे बोलते हैं, ये टिंडल कोन है बेटा, ये हमारे पास दिस इज कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ये लाइट जो मैंने लिखी है, दिस वन स्कैटर्ड लाइट। यहां ऐसा करते हैं, एक माइक्रोस्कोप को लेते हैं, वो यहां लगा दिया, ऐसे करके हमने इसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे बना दिया, दिस वन माइक्रोस्कोप, या यहां पे एक एनालाइजर है, इसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दिस वन एनालाइजर, ये माइक्रोस्कोप। यहां जो चीज बनी, जो ये पाथ, इसे लिखेंगे इल्यूमिनेटेड पाथ, और वो जो पाथ विजिबल पाथ है उसे ही क्या बोला जाता है, टिंडल कोन इसे बोला जाता है। ये लेंस हो गया और ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया। ठीक है बेटा, यहां कंसेप्ट क्या आता है कि द इंटेंसिटी ऑफ scattered light depends upon the differences between the refractive indices of disperse phase and dispersion medium। क्या बोला गया कि यहां पे द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो डिस्पर्स फेज हो गया और डिस्पर्शन मीडियम हो गया, इनके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस बनता है उसका जो डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर ये डिफरेंस अगर क्या हो जाए बेटा, मैक्सिमम हो जाए, अगर ये डिफरेंस मैक्सिमम हो, जो कि मैक्सिमम किसके अंदर बनता है, लायोफोबिक कोलॉइड के अंदर बनता है। लायोफोबिक कोलॉइड के अंदर जो डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम है, उनमें जो रिफ्रैक्टिव जो इंडिसेस है उसका डिफरेंस मैक्सिमम बनता है। इसलिए जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं वो इजिली टिंडल इफेक्ट को शो कर जाते हैं। क्या बोला गया कि जो लायोफोबिक कोलॉइड होते हैं डिफरेंस इसमें ज्यादा होता है। अगर यहाँ पे ये डिफरेंस अगर ज्यादा हो रहा है, दैट्स व्हाई हैविंग टेंडेंसी टू शो द टिंडल इफेक्ट इजिली। जबकि लायोफिलिक के अंदर, लायोफिलिक की अगर बात करें तो लायोफिलिक के अंदर ये डिफरेंस जो होता है मिनिमम होता है। अगर ये डिफरेंस अगर मिनिमम आ रहा है किसके अंदर, लायोफिलिक के अंदर, दैट्स व्हाई इसके अंदर टिंडल इफेक्ट को शो करने की टेंडेंसी क्या होती है, लायोफोबिक कोलॉइड्स के रिस्पेक्ट में क्या होती है, कम होती है। ठीक है बेटा, तो ये बना हमारे पास टिंडल इफेक्ट। अब इसके जो टोटल एग्जांपल्स बनते हैं वो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, देखो। नाउ वी हैव another concept, examples of the टिंडल इफेक्ट। कि टिंडल इफेक्ट के एग्जांपल्स क्या क्या बन रहे हैं, वन बाय वन बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं। और एग्जांपल्स में पहला नंबर आया, दिस वन ब्लू कलर ऑफ स्काई और सी वाटर। इधर वन, द सेकंड वन visibility of tail of comets. The third one, appearance of dust particles in semi darkened room। ठीक है, ये बन गया। या फोर्थ वन बनेगा, दिस वन लाइट
thrown from the projector in a cinema hall। ठीक है बेटा, तो ये तो यहां पे इसके क्या बने, एग्जाम्पल बने। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द टिंडल इफेक्ट। क्या बोला गया कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई का ब्लू कलर है या जो सी वाटर है उसका ब्लू कलर बनता है। या दूसरा बना टेल ऑफ कॉमेट्स, जो कॉमेट्स है उनकी जो टेल है उसकी जो विजिबिलिटी है। या अपीयरेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, सिनेमा डार्क रूम के अंदर अगर बात करें तो डार्क रूम के अंदर, सेमी डार्क रूम के अंदर जब लाइट एंटर करती है तो वहां पे डस्ट पार्टिकल्स की विजिबिलिटी बनती है। या सिनेमा हॉल के अंदर प्रोजेक्टर से जो लाइट जाती है उस लाइट के अंदर वहां भी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एक्चुअली जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो अपने आप में कोलॉइड का पार्ट है। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जब वो लाइट गिरती है तो उस लाइट के क्या करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं, जिसके कारण जो पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट है उसके अंदर क्या बनती है, विजिबिलिटी बनती है। ये तो बना हमारे पास इसके एग्जाम्पल। और अगर मान लो मैं इसकी एप्लीकेशंस की अगर बात करूं तो यहां पे एप्लीकेशंस बनती हैं। और एप्लीकेशंस के अंदर बेटा पहला आता है इन द मेकिंग ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को बनाने में। और सेकंड में लिखूंगा इन द फाइंडिंग ऑफ हेट्रोजिनस नेचर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये बेटा इसकी क्या बनती है, एप्लीकेशंस बनती है। होप सो गुड बेटा, आपको जो हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, टिंडल इफेक्ट है, ये टिंडल इफेक्ट आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स जो थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी बनती है उसे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान देंगे। नाउ द थर्ड वन, तीसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी बनी उसे नाम दिया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं बेटा उनके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। एक्चुअली होता क्या है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ये चार्ज अपने आप में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दिस वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। कंसेप्ट ये आता है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स बने उनके अंदर ये चार्ज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, चार्ज कहां से आया, कैसे करके चार्ज का ओरिजिन हुआ। सो लेट अस मूव, यहां मैं लिखूंगा ओरिजिन ऑफ चार्ज। सबसे पहले क्या लिखूंगा, ओरिजिन ऑफ चार्ज। और इसमें लिखूंगा, यही लिख देते हैं, ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ध्यान से सुनेंगे क्या बोला जा रहा है। ओरिजिन ऑफ चार्ज कैसे करके बना, ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। और यहां मैं लिखूंगा कि द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स having tendency to absorb the ions from the dispersion medium, which is common
in the lattice of dispersed phase, जो कि अपने आप में एक सॉलिड की फॉर्म में होता है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो क्या बोला जा रहा है। ओरिजिन ऑफ चार्ज, मैंने आपको बोला कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उन कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज पैदा होता है। जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये पॉजिटिव भी होता है या नेगेटिव भी होता है। लेकिन ये चार्ज कहाँ से पैदा हुआ, इस चार्ज का ओरिजिन क्या है, तो इस चार्ज के ओरिजिन को समझने के लिए हम यहां पे पढ़ते हैं ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस क्या बोलता है कि भाई ऐसा है कि जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, डिस्पर्शन मीडियम से केवल और केवल उन आयन को एडजॉर्ब करते हैं जो कि इस डिस्पर्स फेज के लैटिस के अंदर कॉमन होता है। एंड उसके बाद अगर ये कॉमन आयन को क्या कर रहा है कि जो डिस्पर्स फेज के लैटिस में है उस आयन को जब ये एडजॉर्ब करता है डिस्पर्शन मीडियम से, तो उसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है वही चार्ज इसको शो करता है कि ये पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। मतलब जो हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल्स बनेंगे उनके अंदर चार्ज पैदा होगा। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनो क्या चीज है कि जैसे मान लो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, आई एम हैविंग ए कंटेनर। पहली कंडीशन यहां अप्लाई करते हैं कि मान लो हमारे पास एक कंटेनर है लाइक दिस वन। इस कंटेनर के अंदर बेटा हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड है, दिस वन पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ये पोटाशियम आयोडाइड है। और यहां हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालते हैं, दिस वन डाइल्यूट, और ये सॉल्यूशन है हमारे पास, इधर वी कैन से एक्वा सॉल्यूशन। होगा क्या बेटा, ध्यान से सुनो हाँ, कि जैसे ही आपने क्या किया, यहां से लिया सिल्वर नाइट्रेट, यहां से लिया आपने पोटाशियम आयोडाइड। एक्चुअली ये जो पोटाशियम आयोडाइड है ये डिस्पर्शन मीडियम का काम करता है। तो अगर ये डिस्पर्शन मीडियम का काम कर रहा है तो ये जो डिस्पर्शन मीडियम है इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है तो यहां से बनता है AgI का प्रेसिपिटेट बनता है विच इज सॉलिड। क्या बनता है कि प्रेसिपिटेट बनता है। और साथ में अगर Ag प्लस आयन हो गया, NO3 नेगेटिव हो गया, K प्लस आयन हो गया, I नेगेटिव आयन हो गया, Ag के साथ में I मिल गया, AgI बना दिया, KNO3 प्लस करके क्या लिख देंगे, KNO3 को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है बेटा। अब होता क्या कि ये जो सॉलिड है यही एक डिस्पर्स फेज का काम करता है। अब ये जो डिस्पर्स्ड फेज है दिस वन AgI, ये AgI क्या करेगा, जो डिस्पर्स्ड फेज का जैसा काम कर रहा है, जो अपने आप में क्या एक सॉलिड है, वो क्या करेगा, डिस्पर्शन मीडियम, दिस वन डिस्पर्शन मीडियम, इस डिस्पर्शन मीडियम से उसी आयन को एडजॉर्ब करेगा जो कि इसके लैटिस में प्रेजेंट है। ये दोनों मिलकर के इसने डिस्पर्स फेज बनाया। डिस्पर्स फेज के लैटिस के अंदर एक Ag प्लस आयन है, दूसरा I नेगेटिव आयन है, Ag प्लस आयन, दूसरा I नेगेटिव आयन। ये डिस्पर्स फेज वाले जो पार्टिकल्स हैं ये उसी आयन को डिस्पर्शन मीडियम से उसी आयन को एडजॉर्ब करते हैं जो कि इसके लैटिस में प्रेजेंट है। इसके लैटिस में एक Ag प्लस आयन है, एक I नेगेटिव आयन है, इसलिए ये डिस्पर्शन मीडियम से कौन से आयन को एडजॉर्ब करेगा, जो यहां प्रेजेंट है। यहां प्रेजेंट क्या है, K प्लस आयन तो नहीं है, कौन सा है, I नेगेटिव आयन। दैट्स वाई इसने क्या किया, I नेगेटिव आयन को कहां से लिया, डिस्पर्शन मीडियम से ले लिया। अब जैसे ही इसने डिस्पर्शन मीडियम से लिया तो ये AgI तो पहले था और इसके साथ में क्या आ गया, I नेगेटिव आयन आ गया। जैसे ही ये AgI हो गया और डॉटेड लाइन करके I नेगेटिव आयन हमने बनाया, इसे ही हमने इस पूरे के ऊपर जो चार्ज बना वो चार्ज कैसा बन गया, नेगेटिव बन गया। इसलिए ये अपने आप में कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड सोल के नाम से जाना जाएगा। और दूसरा जो पॉजिटिव आयन है वो पॉजिटिव आयन जो कि अपोजिट है, ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव है, वो अपोजिट चार्ज वाला जो आयन होता है वो डिस्पर्शन मीडियम में चला जाता है। अगर मैं इसे ड्रॉ करूं बेटा तो ऐसे करके मैं इसे ड्रॉ करूंगा लाइक दिस वन। यहां देखो आप, ये ऐसे बना लेते हैं, ये AgI हमने ये वाला ले लिया और ये नेगेटिव चार्ज है।
इसे नेगेटिव चार्ज को इसके चारों तरफ दिखा दो आप ऐसे करके, ये ऐसे दिखा रहे हैं हम, ठीक है बेटा, ये ऐसे बना दिया। अब बचा क्या भाई, जब यहां से आई नेगेटिव आयन आ गया तो बचा के प्लस साइन, और वो अपोजिट भी है, ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, इसलिए सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है के प्लस साइन। के प्लस साइन को ऐसे करके दिखाया जाता है, के प्लस आयन आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन और डिस्पर्शन मीडियम। यहां लिखेंगे के प्लस आयंस आर इन द डिस्पर्शन मीडियम। तो ध्यान देंगे बेटा, ये था बेटा हमारे पास जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बनती है और उनमें चार्ज का ओरिजिन कैसे हुआ। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे करके मैंने इसे बोला कि ये नेगेटिवली चार्ज सोल है। भाई हमने क्या किया, सबसे पहले Ag पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया एक बीकर में, एक कंटेनर में हमने पोटाशियम आयोडाइड को लिया और उसके ऊपर हमने सिल्वर नाइट्रेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन इसमें डाल दिया। जैसे सिल्वर नाइट्रेट को AgI के साथ में हम डाल रहे हैं तो पोटाशियम आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में रिएक्शन हो रही है। सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मेशन, उसका प्रेसिपिटेट बना जो सॉलिड है, जैसे ये प्रेसिपिटेट बना ये डिस्पर्स्ड फेज के जैसा काम करता है, और ये जो डिस्पर्स्ड फेज है ये क्या करेगा, सेलेक्टिव आयन उसी आयन को एब्जॉर्ब करेगा, कहां से, डिस्पर्शन मीडियम से, जो इसके लैटिस में प्रेजेंट है। इसके लैटिस में प्रेजेंट क्या है, यहां से आई नेगेटिव आयन, इसलिए उसी को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब किया तो अब इसके बाहर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। दैट्स व्हाई ये अपने आप में कैसा है, नेगेटिवली चार्ज सोल का फॉर्मेशन हो गया। या हमने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ये अपने आप में कैसा बन गया, दिस वन, ये नेगेटिवली चार्ज सोल बन गया। और जो पॉजिटिव आयन था, जो अपोजिट चार्ज वाला भी है, और पॉजिटिव आयन अपोजिट चार्ज के साथ में पॉजिटिव, ठीक है, के प्लस आयन है, वो कहां चला गया, डिस्पर्शन मीडियम में चला गया। ये बना नेगेटिवली चार्ज। सेकेंडली दूसरी कंडीशन अगर अप्लाई करें तो भाई हम ऐसा करते हैं, अगेन कंटेनर को लेते हैं या एक बीकर को लेते हैं, देखें आप क्या होना है इसमें। दूसरी कंडीशन अगर अप्लाई करें तो हमने क्या किया बेटा, अगेन हमने एक बीकर को लिया, उस बीकर में अगेन हमने यहां पे सिल्वर नाइट्रेट को ले लिया, इसका एक्वा सॉल्यूशन लिया बेटा जो डिस्पर्शन मीडियम के जैसा काम करेगा, और ऊपर से हमने जो पोटाशियम आयोडाइड है उस पोटाशियम आयोडाइड को इंट्रोड्यूस किया। क्या होना है कि यहां से सबसे पहले जो AgNO3 है, पोटाशियम आयोडाइड है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, AgI यहां भी बनेगा और साथ में क्या होगा, KNO3 यहां से बाहर निकल गया। ऐसे ही है AgNO3, यहां AgNO3 किसके जैसा काम कर रहा है, डिस्पर्शन मीडियम के जैसा काम कर रहा है। यहां से क्या बना, एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ जो कि कैसा है बेटा, सॉलिड है। अगेन ये जो AgI है ये क्या करेगा, सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन करेगा, उसी आयन को एड्जॉर्ब करेगा जो इसके क्या है, लैटिस में है। तो ये डिस्पर्शन मीडियम है, कहां से एड्जॉर्ब करेगा, जस्ट फ्रॉम डिस्पर्शन मीडियम। और डिस्पर्शन मीडियम में आप देखेंगे AgI है, तो AgI में से कौन सा आयन, यहाँ पे Ag प्लस आयन है, इसलिए क्या करेंगे, यहां से Ag प्लस आयन को लेंगे, कहां से लिया ये हमने, डिस्पर्शन मीडियम। तो क्या बनेगा भाई, यहां से AgI ले लिया हमने साथ में डॉटेड लाइन के बाद, और यहाँ क्या लिख देंगे, Ag प्लस साइन। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई ये अपने आप में कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है बेटा, चार्ज का ओरिजिन कैसे हुआ ये आपको समझ में आना चाहिए। या इसे भी मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो मान लो हमारे पास ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहां हमारे पास आया AgI हो गया, इस AgI के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज बना दिया हमने ये ऐसे करके। अब अगर इसका Ag प्लस आयन यहां आ गया तो बचा क्या, NO3 नेगेटिव आयन, इसलिए जो NO3 नेगेटिव आयन है उसे हमने बाहर डिस्पर्शन मीडियम के लिए रख दिया, NO3 नेगेटिव आयन, NO3 नेगेटिव आयन, NO3 नेगेटिव आयन, ऐसे करके हमने बना दिया। या हम क्या लिखेंगे कि जो NO3 नेगेटिव आयन है, NO3 नेगेटिव आयन आर इन डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है बेटा, तो ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे करके जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बनती है, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अगर है तो जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं उनमें चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। और वो जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैसे बना,
कैसे करके उसकी ओरिजिन हुई, उसको बेस माना हमने ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस, और ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस को बेस मान करके हमने दो टाइप यहाँ पे तैयार किए, एक तो बने पॉजिटिवली चार्ज और दूसरे क्या बन गए, नेगेटिवली चार्ज सोल बन गए। ठीक है बेटा, होप सो गुड बेटा, आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आया होगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स, अब चलते हैं, यहां एक थ्योरी आती है और जिसे बोला जाता है थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अगला कंसेप्ट आएगा बेटा, यहां लिख देते हैं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, और यहां लिख देंगे इलेक्ट्रोकाइनेटिक, इलेक्ट्रोकाइनेटिक और करके लिखा जाता है जीटा पोटेंशियल। सबसे पहले बेटा ये जो कंसेप्ट दिया 1879 में हेल्महोल्ट्ज एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये थ्योरी डिफाइन की और जो किसके नाम से जानी गई, हेल्महोल्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर के थ्योरी के नाम से जानेंगे। ध्यान से सुनेंगे आप क्या बोला गया कि एन आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी के बारे में सबसे पहले 1879 में हेल्महोल्ट्ज एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसका आइडिया दिया और वहां से इलेक्ट्रोकाइनेटिक हो गया या जीटा पोटेंशियल को डिफाइन किया गया कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक क्या है या जीटा पोटेंशियल क्या है। तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है जो अभी भी मैं आपको पहले बता रहा हूं, बिल्कुल उसी को बेस मान करके हम इसे डिफाइन करते हैं कि हम क्या करते हैं कि सॉलिड को एक लिक्विड में लेते हैं, और सॉलिड को जब लिक्विड में लेते हैं तो वो जो सॉलिड होता है उस सॉलिड के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो लिक्विड से क्या करता है, उसी आयन को एब्जॉर्ब करता है कि जो आयन उसके लैटिस के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि हम ऐसा करते हैं, AgI को लेते हैं और AgI के अंदर टेंडेंसी है कि वो डिस्पर्शन मीडियम से क्या करता है, I नेगेटिव आयन को लेता है, तो मिल करके क्या बनाता है, यहां से इसने बना दिया AgI और AgI के साथ में I नेगेटिव आयन बनाया था और प्लस करके दूसरा जो आयन बचा था वो बचा था K प्लस आयन। तो जितना ये बचा डिस्पर्शन मीडियम में और ये वाला जो पार्ट है इस वाले को बोला जाता है, दिस वन इज कॉल्ड फिक्स्ड लेयर, इसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं बेटा, इसे फिक्स्ड लेयर इसे बोलते हैं। और ये जो K प्लस आयन जो सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्शन मीडियम में है इसे बोला जाता है बेटा, दिस वन इज कॉल्ड मोबाइल लेयर के नाम से जाना जाता है। बहुत क्लियर है। या जैसे मान लो हमने क्या किया, AgI को लिया और AgI को लेने के बाद डिस्पर्शन मीडियम से Ag प्लस आयन को लिया, और जैसे ही हम डिस्पर्शन मीडियम से Ag प्लस आयन को ले रहे हैं तो यहां से क्या बना, AgI एक बन गया और दूसरा यहाँ Ag प्लस आयन बना, और दूसरा जो आयन बचेगा दिस वन NO3 नेगेटिव आयन, इसे बोलेंगे दिस वन इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, और यहां बोला जाता है दिस वन इज कॉल्ड मोबाइल लेयर। नाउ द डिफरेंस बिटवीन और द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस arises between दिस वन सॉलिड, ये सॉलिड होता है और ये लिक्विड, यहां पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अराइज करता है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। और ये जो अरेंजमेंट होता है, ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं सॉलिड और लिक्विड का जो अरेंजमेंट होता है वही किसके नाम से जाना जाता है, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। क्वेश्चन ये आया कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या है। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया कि हमने क्या किया, सॉलिड को लिया और ये जो सॉलिड है इस सॉलिड के अंदर टेंडेंसी है कि ये सॉल्यूशन से डिस्पर्शन मीडियम से उसी आयन को एब्जॉर्ब कर रहा है।
जो इसके लैटिस में है, आई नेगेटिव आयन को एब्जॉर्ब किया, तो इसने क्या बनाया, AgI ऑब्लिक करके आई नेगेटिव आयन। जैसे AgI आई नेगेटिव आयन बना, इसे नाम दिया फिक्स्ड लेयर। और जो इसका अपोजिट चार्ज वाला आयन था K प्लस आयन, वो डिस्पर्शन मीडियम में चला गया, जो मोबाइल लेयर के जैसा काम करेगा। ये लिक्विड में है, ये सॉलिड में है। या सेकंड मान, AgI के साथ में Ag प्लस आयन लिया, यहां से AgI Ag प्लस आयन के साथ में NO3 नेगेटिव आयन बना। ये अपने आप में क्या है, सॉलिड है, ये फिक्स्ड लेयर है, और ये लिक्विड है जो मोबाइल लेयर का काम करती है। और इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, पैदा होता है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। और जो ये अरेंजमेंट बनता है उसे ही क्या नाम दिया जाता है, हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर। अब बेटा यहां से डिफाइन करेंगे कि जीटा पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक क्या है। तो इसी कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और होप सो गुड कि आप बच्चों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये देखो आप क्या चीज है, दो कंडीशंस इसकी हैं, दोनों बनाऊंगा। जैसे मान लो ये हमारे पास AgI है, सॉलिड है, और इसकी सरफेस के ऊपर इसने क्या किया, नेगेटिव आयन को मान लो ये एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ये नेगेटिवली चार्ज सोल बन गया। और इसके बाद यहां डॉटेड लाइन दिखानी है आपने, इतना पोर्शन जो बनेगा उसे बोला जाता है बेटा फिक्स्ड लेयर। और जो दूसरा आयन बचा था पॉजिटिव चार्ज, वो यहां दिखा देते हैं, ऐसे करके दिखा दिया। और ये अपने आप में कैसे होती है, दिस वन मोबाइल लेयर। तो फिक्स्ड लेयर हो गया और मोबाइल लेयर हो गया, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है उसे ही जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोला जाता है, उसे क्या नाम देते हैं, जीटा पोटेंशियल। लेकिन एक मॉडर्न कंसेप्ट आया, मॉडर्न कंसेप्ट ने क्या बोला कि जो भाई हमारे पास ये जो सॉलिड था, इसने जो नेगेटिव चार्ज को एब्जॉर्ब किया था डिस्पर्शन मीडियम, वहां से केवल नेगेटिव को ही एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये इसके साथ में जो कंपनसेटिंग चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, उसको भी एब्जॉर्ब करता है। दैट्स व्हाई क्या चेंज हुआ, अगर हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास दिस वन लाइक दिस वन, ये AgI है, ये अपने आप में सॉलिड है, इसके सरफेस है, इसमें क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ये ऐसे करके नेगेटिव ड्रॉ कर दिया हमने, नेगेटिव ड्रॉ कर दिया, और साथ में पॉजिटिव चार्ज, कंपनसेटिंग चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है, ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। और इसके बाद इतना जो बनेगा इसको नाम दिया जाता है फिक्स्ड लेयर, या इसे बोलते हैं बेटा स्टेशनरी लेयर, इसे बोला जाता है यहाँ पे, ये स्टेशनरी लेयर। और जो डिस्पर्शन मीडियम बनता है, उस डिस्पर्शन मीडियम में दोनों चार्ज आते हैं, इसके अंदर दोनों चार्ज आएंगे, नेगेटिव भी हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारे चार्ज इसके अंदर ऐसे करके यहां प्रेजेंट रहते हैं। कोई रेशो नहीं है, ऐसे करके हम इसे ड्रॉ कर देंगे, तो इसमें नेगेटिव भी आपको दिखेगा, पॉजिटिव भी आपको दिखेगा। और ये जो लेयर होती है इसे स्टेशनरी लेयर बोलते हैं, और इसे बोला जाता है दिस वन इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड लेयर। अब ध्यान से सुनो कि यहां से जीटा पोटेंशियल की जो डेफिनेशन बनेगी उसे मैं डिफाइन कर रहा हूं, क्या बनेगी, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन, क्या लिखूंगा बेटा, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन स्टेशनरी लेयर containing compensating charge। कंपनसेटिंग चार्ज बेटा नेगेटिव के साथ में जो ये पॉजिटिव वाला आया उसे बोला जाता है कंटेनिंग कंपनसेटिंग चार्ज एंड द डिफ्यूज्ड लेयर फ्रॉम द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो डिफ्यूज्ड लेयर है उसे हमने कहां से लिया, सॉल्यूशन से लिया। सो द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन स्टेशनरी लेयर containing compensating charge and the diffused layer
from the solution is called जीटा पोटेंशियल। इसे ही क्या बोला जाता है? जीटा पोटेंशियल, या इसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकाइनेटिक। द टॉपिक इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है ये कि जीटा पोटेंशियल क्या है या इलेक्ट्रोकाइनेटिक क्या है। ठीक है बेटा, तो होप सो गुड बेटा, आज जितना कंसेप्ट आपको करवाया आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें मैं आपको सिखाऊं और बताऊं। अब इसके ऊपर जो दूसरा टॉपिक बनेगा वो टॉपिक आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रोऑस्मोसिस जो कंसेप्ट बनेगा वो टॉपिक आपका इसके बाद जो अगला वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें भेजूंगा। होप सो गुड बेटा, अब घर में खूब मेहनत करें, वीडियोस इसके ऊपर जितना वर्क हो रहा है उस वर्क के ऊपर अब रेगुलरली जितना वर्क मैं कर रहा हूं उसके डबल आपको वर्क करना है। तब जाकर के जो फीडबैक बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, तब जाकर के 100% हमारा रिजल्ट बनेगा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।